हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस क्लास में हम करने वाले थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो जो भी एजुकेशन में लर्निंग की थ्योरीज हैं वो हम ब्रीफ में पढ़ेंगे फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। सो आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तो इसके अलावा मैं बता दूं, अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, सो अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस होती हैं। वहाँ पे पूरा प्लस कोर्स आपको मिलेगा यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का, और साइमल्टेनियसली पेपर 1 भी, अगर आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेते हैं। कोड है मेरा सिमर10, इस कोड को लगा के आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में मिल जाएगा। अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लासेस भी होती हैं। इन फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए भी आप सिमर10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड सभी फ्री क्लासेस के लिंक्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको रेगुलर क्लासेस के, फ्री क्लासेस के लिंक जो है वो मिल जाते हैं। इसके अलावा मेरी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बुक अगर आप लेना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हम ब्रीफ में बात करेंगे एंड फटाफट से सारी थ्योरीज खत्म कर देंगे कि आपका कम टाइम लगे और ज़्यादा गेन हो आपको कम टाइम में, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे पाइगट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पाइगट्स की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, इसमें कुछ स्टेजेस के बारे में, 4 स्टेजेस के बारे में उसने बात की है, ठीक है। ऑडियो वीडियो तो क्लियर आ रही है ना? ओके। सो पाइगट स्टेजेस, सेंसरी मीटर स्टेज है उसका, सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से लेके 2 साल तक चलता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 साल से 7 साल तक चलता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल तक चलता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है ये 11 साल से एडल्टहुड तक चलता है। डायग्राम के थ्रू, सॉरी, जो है इमेज के थ्रू हम इसको समझते हैं। सो सेंसरी मीटर स्टेज 0 से 2 साल तक जो मैंने बताया चलता है। इसमें क्या होता है? मोटर रिस्पॉन्सेज, सेंसरी क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बारे में क्यूरियोसिटी, ठीक है। सो ये चीजें यहाँ पर होती हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज, जब बच्चे की एज जो है वो 2 से 7 साल होती है, इसमें सिंबलिक थिंकिंग, यू कैन से ग्रामर, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, ये सब चीजें इसमें, उसकी कंजर्वेशन, कन्वर्सेशन जो है वो डेवलप होती है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल तक रहता है। इसमें कंक्रीट सिचुएशंस, कंक्रीट कंसेप्ट समझ में आने लगते हैं, ठीक है। सो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज सबसे लास्ट एंड सबसे हायर लेवल का स्टेज रहता है 11 साल और उससे ओल्डर में। इसमें थेरेटिकल चीजें, हिपोथेटिकल चीजें, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक जो है ये समझ में आने लगता है, ठीक है। सो ये है आपकी पाइगट की स्टेजेस। फिर है विगॉट्स्की थ्योरी ऑफ लर्निंग। विगॉट्स्की जो है वो कहता है लर्निंग जो है वो एक सोशल प्रोसेस है। दैट मीन्स कोई भी लर्न करता है अपनी सोसाइटी से, अपने कल्चर्स से, ठीक है। जैसे कि उसने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है। Yes. So in case of memory, Western culture tend towards note taking, mind maps और निमोनिक्स। सो उसने कहा है कि जैसे मैंने बताया कि हर कोई अपनी कल्चर से और सोसाइटी से सीखता है, जैसे विगोट्स्की ने कहा। तो जैसे कि उसने कहा मेमोरी के केस में जो वेस्टर्न कल्चर्स हैं वो चीज़ें याद रखने के लिए नोट टेकिंग, माइंड मैप्स का यूज़ करवाते हैं, जबकि अदर कल्चर्स में हो सकता है स्टोरी टेलिंग का प्रोसेस हो, है ना। सो इट्स डिपेंड अपॉन कल्चर टू कल्चर कि स्टूडेंट को कैसे याद करवाया जाता है चीज़ों को। सो दैट्स वाई जो हम लर्निंग है ये एक सोशल प्रोसेस है, ये विगोट्स्की बोलता है। तो इसको भी, इसमें कुछ ना आइडियाज हैं, कुछ की कंसेप्ट्स हैं जो विगोट्स्की ने दिए हैं, इससे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात हुई है इस थ्योरी में। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ रही है, ये चाइल्ड की करंट अचीवमेंट है और ये येलो पोर्शन बता रहा है उसकी अचीवमेंट जो किसी की हेल्प से आई, जो वो किसी की मदद से सीख रहा है। ये उसकी करंट अचीवमेंट, ये उस किसी की मदद से सीख रहा है और ये उसकी रीच से परे, ठीक है। सो जो दिस इज ZPD, दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो वो टीचर की मदद से सीख रहा है, ठीक है। इट इज द गैप बिटवीन एक्चुअल कंपिटेंस लेवल एंड द पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल, ठीक है जी। सो ये वो गैप है इन दोनों लेवल्स में, और ये वो किसी की मदद से जो सीख रहा है, दैट इज अ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहा है वो, ठीक है, और ये वो किसी की मदद से। सो इन दोनों में गैप जो है दैट इज ZPD।
फिर इसमें एक कंसेप्ट आता है स्कार्फ फोल्डिंग का। स्कार्फ फोल्डिंग यू कैन से एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रक्चर वेयर बाय द टीचर मॉडल्स द डिजायर्ड लर्निंग स्ट्रेटजी और टास्क देन ग्रेजुअली शिफ्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्टूडेंट्स। स्कार्फ फोल्डिंग का इसने उसमें ये मतलब बताया कि जो टीचर है सबसे पहले लर्निंग स्ट्रेटजी को खुद मॉडल करता है स्टूडेंट की, देन उसके बाद धीरे धीरे वो शिफ्ट कर देता है स्टूडेंट पर ये काम। दैट मीन्स इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट टू दैट थिंग। सो यहाँ पे एक स्टेज से दूसरे स्टेज में यू कैन से शिफ्टिंग हो जाती है। पहले टीचर उसको मॉडल करता है, बाद में वो चीज़ स्टूडेंट के लिए ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बता दी जाती है। ठीक है, तो द रोल ऑफ टीचर्स एंड अदर्स इन सपोर्टिंग द लर्नर्स डेवलपमेंट एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट स्ट्रक्चर्स टू गेट द नेक्स्ट लेवल। वही चीज़ मैंने आपको बताया ना कि स्टूडेंट को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने के लिए टीचर का रोल दैट इज स्कार्फ फोल्डिंग। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में कि जो वो टीचर की मदद से सीख रहा है दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, फिर थर्ड थ्योरी आती है इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम डोमेन बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसमें कुछ डोमेन्स हैं। सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन आता है। ये जो कॉग्निटिव डोमेन के स्टेप्स हैं ये इनिशियली जब ये थ्योरी आई थी आपकी 1950s में, तब ये वाले स्टेजेस थे, बट अब ये स्टेजेस थोड़े से बदल चुके हैं। ठीक है, पहले ये स्टेजेस ऐसे थे कॉग्निटिव डोमेन के नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। बट 2001 में जो थी ये थ्योरी रिवाइज्ड हुई थी, तो जब ये थ्योरी रिवाइज्ड हुई तो इसके थोड़े स्टेजेस बदल गए। नॉलेज की जगह पर उन्होंने रिमेंबर लिख दिया, नॉलेज की जगह पर रिमेंबर, बाकी वैसे ही है अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालिसिस, इवैल्यूएट यहाँ पर हुआ करता था लास्ट में, और ये जो सिंथेसिस की जगह पर उन्होंने क्रिएट लिख दिया, ये थोड़ी चेंजेस आई। ठीक है, सो रिमेंबर दैट मीन्स फैक्ट्स को रिकॉल करना, अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, अप्लाई उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना, यूज, एनालिस कनेक्शंस बनाने, इवैल्यूएट व्यू पॉइंट एस्टैब्लिश करना, जस्टिफाई करना, क्रिएट नए वर्क को प्रोड्यूस करना। ठीक है, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाला स्टेज है। फिर इसमें एक 3 डोमेन आते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव बता दिया, जो अफेक्टिव डोमेन है वो देखो, दीज आर द स्टेजेस इन अफेक्टिव डोमेन। सो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी अभी बताती हूँ। सो अफेक्टिव डोमेन में ये 5 स्टेजेस हैं, रिसीविंग, रिसीव करना, रिस्पॉन्डिंग, जो रिसीव किया है उसका रिस्पॉन्ड, वैल्यूइंग, वर्थ किसी चीज को देना, प्रेफरेंस, ऑर्गेनाइजेशन, एग्जामिन या क्लैरिफाई, कैरेक्टराइजेशन, कंक्लूड करना या जजमेंट करनी। ठीक है, और फिर तीसरे नंबर पे साइकोमोटर डोमेन आता है, दैट इज रिलेटेड टू योर मूवमेंट्स, मोटर लर्निंग जिसमें आती है, फिजिकल मूवमेंट्स जिसमें आती हैं। ठीक है, तो जो साइकोमीटर स्टेज है इसमें भी कुछ इसी तरह से स्टेजेस हैं। सबसे पहले इसमें रिफ्लेक्स मूवमेंट्स आती हैं, जो बच्चा जन्म से ही सीख लेता है, सांस कैसे लेना है, जब ठंड लगे तो कांपना है ना, ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑटोमेटिकली बच्चे को आती होती हैं। फिर फंडामेंटल मूवमेंट्स में रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग, पर स्पेशल एबिलिटीज़ में उसकी सेंसेस, अपने वर्ल्ड का को लेके उसकी सेंसेस जागती हैं, है ना। फिजिकल एबिलिटीज़ में उसकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। फिर स्किल्ड मूवमेंट्स, वो कुछ स्किल सीखता है, जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कैसे प्ले करना है, या यू कैन से ड्राइविंग कैसे करनी है, डांस कैसे करना है, ये सब चीज़ें। फिर नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन, जिसमें हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर्स एंड जेस्चर्स से चीज़ों को समझाना, ये साइकोमोटर के स्टेजेस हैं। टू बी कंक्लूड, यहाँ पे देख लीजिए, कॉग्निटिव में नीचे से ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हायर लेवल के स्टेजेस कौन से हैं। सो कॉग्निटिव में सबसे हायर लेवल का क्रिएटिंग है, अफेक्टिव में सबसे हाईएस्ट लेवल का आपका कैरेक्टराइजेशन था, और साइकोमोटर में सबसे हाईएस्ट लेवल का जो भी हमने पढ़ा नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कॉग्निटिव में हमने पढ़ा रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालिसिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। अफेक्टिव में रिसीविंग से स्टार्ट होना है, नीचे से रिसीविंग सबसे लोएस्ट लेवल का, फिर रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। साइकोमोटर में रिफ्लेक्स मूवमेंट्स सबसे लोएस्ट लेवल, फिर बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट, पर स्पेशल फिजिकल एक्टिविटी, स्किल्ड मूवमेंट्स एंड नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। ठीक है, ये 3 स्टेजेस आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी में आती हैं। कॉग्निटिव दैट इज रिलेटेड विद इंफॉर्मेशन, अफेक्टिव दैट इज रिलेटेड विद फीलिंग्स, इमोशंस, साइकोमोटर दैट इज रिलेटेड टू योर मोटर स्किल्स, फिजिकल मूवमेंट। इजी वे याद रखने का, कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू योर माइंड, affective is related with your heart and psychomotor is related with your hand. ठीक है,
ये चीज। अब आगे आता है एरिक्सन के जो 8 स्टेजेस हैं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के। तो ये एरिक्सन के 8 स्टेजेस कौन कौन से हैं, हम इसको इमेज की मदद से समझते हैं, आपके लिए इजी हो जाएंगे समझने ये 8 स्टेजेस। ठीक है, साइको सोशल डेवलपमेंट एरिक्सन। सो सबसे पहले यहाँ पे है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इस स्टेज में क्या होता है, एक मिनट, इसकी एजेस भी होती हैं इसमें, इसने एजेस नहीं लिखी हुई, चलो हम बाद में देखते हैं इसकी एजेस। सो एक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की स्टेज, सबसे पहले इसका क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है। सबसे पहले नंबर पे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आएगा, फिर ये है ना, क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। सो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में क्या है कि जो इन्फेंट्स हैं, इन्फेंट्स यहाँ पे एज के अकॉर्डिंगली ये चलेगा, तो उनका बेसिक ट्रस्ट जो है यहाँ पे डेवलप होना शुरू होता है। फिर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इसमें क्या होता है कि वो अपनी एबिलिटीज पर थोड़ा डाउट करना स्टार्ट करते हैं। ये यू कैन से कि वो चीज़ों को खुद लर्न करना यहाँ पे सीखना शुरू करते हैं। अपनी एबिलिटीज़ मतलब किसी चीज़ का कोई चीज़ सीखनी या अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट करना कि ये काम मैं कर सकता हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता, दैट इज़। सो इनिशिएटिव, कोई किसी टास्क को इनिशिएट करना। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरिटी, इसमें प्लेयर ऑफ अप्लाइंग देमसेल्व्स टू टास्क और दे फील इंफीरियर, मतलब किसी टास्क को करना, और इंफीरियरिटी दैट मीन्स कि उसमें वो अच्छे हैं या बुरे हैं, इंफीरियर तो आप समझते ही है ना वो चीज। सो प्लेयर ऑफ अप्लाइंग देमसेल्व्स टू द टास्क। फिर आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, टीनेजर्स, इसमें टीनेजर्स आ जाते हैं। दैट इज अ सेंस ऑफ सेल्फ बाय टेस्टिंग roles and then integrating them to form a single identity and they become confused about who they are, कि वो कौन है, क्या करने आए हैं, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। फिर इंटीमेसी वर्सेस इसोलेशन, वो अपने रिश्ते बनाते हैं, ठीक है, इसमें फ्रेंड सर्कल, रिश्ते बनाना। फिर जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इसमें मिडिल एज में वो पहुंच जाते हैं जिसमें अपनी फैमिली, स्टैग्नेशन एकदम खड़ोत आ जाती है ना, जब जिसको हम बोलते हैं चीज़ एकदम खड़ी हो गई, स्टैग्नेट हो गई। सो इसमें अब वो अपनी ये चीज़ डेवलप करते हैं कि उन्होंने वर्ल्ड को क्या कंट्रीब्यूट किया, अपनी फैमिली के लिए क्या किया। फिर इंटेग्रिटी वर्सेस डिसअपीयर, ये बुढ़ापे वाली स्टेज आ जाती है, इसमें ओल्डर हो जाते हैं। सेटिस्फेक्शन या फेलर की सेंस, एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस, क्या होना चाहिए था, क्या हुआ, ये चीज़ें इसमें आती हैं। एज स्ट्रक्चर, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में 0 से 1.5 साल का यहाँ पे रहता है। ऑटोनॉमी, जैसे इसमें मैंने आपको बताया ट्रस्ट करना शुरू करते हैं। फिर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम 1.5 से 3 साल का रहता है। सच एज व्हाट क्लोथ्स टू वेयर, इंडिपेंडेंटली थोड़ा एक्ट करना, कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से खिलौने से खेलने हैं। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट 3 से 5 साल, ठीक है, इसमें गोल्स अचीव करना, किसी इनिशिएट करना, किसी चीज़ को सीखते हैं, शुरू करना किसी काम को। इंडस्ट्री इंफीरियरिटी 5 से 12 साल, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना, अगर वो ये काम नहीं कर सकते, दूसरा बेटर कर सकता है, तो अपने आप को एक इंफीरियर कम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी फील करना, है ना। सो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या उनकी पर्सनैलिटी को बेस्ट सूट करता है, 12 से 18 साल। इंटीमेसी वर्सेस इसोलेशन 18 से 40, प्यार मोहब्बत रिश्ते। जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन 40 से 65, इसमें उन्होंने अपनी क्या किया, अपनी फैमिली के लिए या दुनिया के लिए क्या किया। ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर, बूढ़े हो गए हैं अब, सेटिस्फेक्शन फेलर की इसमें बात आ गई कि क्या होना चाहिए था उनकी ज़िंदगी में, क्या हुआ है, ऐसी चीज़ें, ठीक है। ये हो गया एरिक्सन का भी। अब स्किनर की बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, इसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं, बड़ी ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये। इसमें उसने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात की है। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो क्लास में रोज़ काम करके आता है, तो उसकी तारीफ की जाती है, दिस इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अगर स्टूडेंट क्लास में काम नहीं करके आया, उसकी थोड़ी बेइज्जती की गई, तो दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब जब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की, तो वो उस काम को रोज रिपीट करेगा। टीचर उसकी तारीफ क्यों कर रहा है कि वो ये काम रोज रिपीट करे और बाकी स्टूडेंट्स भी रोज काम करके आए। तो किसी को इनकरेज करने के लिए कि वो ये काम रोज करे, टीचर उसकी प्रेस कर रहा है, और किसी को ऐसा करने के लिए कि नहीं वो ये काम रिपीट ना करे, तो उसको पनिशमेंट दी जा रही है, ठीक है। तो इसमें ये बात आई है। अब इसने यहाँ पर एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की एग्जांपल दी है कि ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की फ्रिक्वेंसी ना बढ़ती नहीं है, कम होती जाती है। कैसे?
देखिए क्या होता है कि एक स्टूडेंट, टीचर चाहता है कि क्लास में जब वो क्वेश्चन पुट करे तो सभी स्टूडेंट्स उनका आंसर दें। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स उनका आंसर दें। तो अब क्या, टीचर क्वेश्चन पुट कर रहा है तो एक स्टूडेंट उसका आंसर दे रहा है, तो टीचर उसकी तारीफ करता है, प्रेस करता है। बट इसमें ये नहीं है कि उसने सही बोला या गलत बोला, उसको जज नहीं कर रहा, वो जस्ट प्रेस कर रहा है ताकि वो बच्चा रोज क्वेश्चन का आंसर दे और बाकी भी आंसर दे। ठीक है, यहाँ पर सही गलत का निर्णय टीचर नहीं ले रहा, जस्ट प्रेस कर रहा है। तो जब ये प्रैक्टिस कॉमन हो गई, अब सभी बच्चे आंसर्स देने लग गए हैं, तो फिर टीचर की वो प्रेस की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अब टीचर सिर्फ उनकी प्रेस करेगा जो सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, लेवल बढ़ गया ना। पहले उस टीचर को रीइंफोर्स करना था कि एटलीस्ट सभी आंसर्स देना स्टार्ट करें, अब टीचर को रीइंफोर्स करने की सभी अब जो सही आंसर देना स्टार्ट करें। ठीक है, तो जब वो प्रैक्टिस कॉमन हो गई तो टीचर की रीइंफोर्समेंट कम हो गई, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कि अब वो जज करना उसने स्टार्ट कर दिया, जो सही आंसर देगा वो सिर्फ उसी को उसी का प्रेस करेगा। तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की फ्रिक्वेंसी जो है ये कम हो जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। ठीक है, सो आगे आती है क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी, पैवलोक की थ्योरी, सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी पैवलोक क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इसकी एक एग्जांपल है, ये आपके सामने एक इमेज बनी हुई है। यहाँ पे क्या है, एक होता है अनकंडीशनड स्टिमुलस, एक होता है कंडीशनड स्टिमुलस। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है कि एक डॉग है, डॉग के इसको फूड दिखाया जाता है तो डॉग सैलिवा प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। अब ये जो है किसी ने उसको सिखाया नहीं किसी ने उसको सिखाया नहीं, ऑटोमेटिकली जब फूड लेके गए तो उसने सैलिवा प्रोड्यूस शुरू करना कर दिया। फिर होता है कंडीशनड स्टिमुलस। हम मान लीजिए कोई डॉग को कंडीशन सिखाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डॉग के सामने जब बेल लाए तब वो सैलिवा प्रोड्यूस करे। तो हमने क्या किया कि हर बार जब हम उस डॉग को फूड दे रहे हैं तो फूड के साथ उसके सामने एक बेल बजाते जाते हैं। तो अब क्या होता है, पहले तो जब पहले दिन बेल लेके जाते हैं कोई रिएक्ट नहीं करता वो डॉग, दूसरे दिन लेके जाते कोई नहीं करता फूड के साथ बेल। तो तीसरे दिन चौथे दिन जब हम दोबारा से फूड के साथ बेल लेके जाते हैं तो पहले घंटी बजने पर ही वो सैलिवा प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। बात समझे ना। सो दिस इज क्लासिकल कंडीशनिंग कि हम उसको को कुछ सिखा रहे हैं, है ना। अनकंडीशनल स्टिमुलस, फूड गया तो उसने सैलिवा प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या है, बेल प्लस फूड, तो उसका क्या है, सैलिवेशन, अनकंडीशनड ही रहा उसी तरह से। बट फिर हमने क्या किया, सिर्फ बेल ही उसके सामने लेके गए तो फिर भी उसने सैलिवा, यहाँ पर सैलिवा प्रोड्यूस नहीं किया था, देखो बेल से सैलिवा प्रोड्यूस नहीं किया उसने, न्यूट्रल स्टिमुलस। बट जब हमने ये प्रोसेस को बार बार दोहराया, फूड के साथ बेल, फूड के साथ बेल, तो एट देन ये हुआ कि उसने बेल से भी सैलिवा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स जो हम उसको सिखाना चाहते थे वो उसने सीख लिया। सो दिस इज कॉल्ड कंडीशनड रिस्पॉन्स एंड दिस इज अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। यही है पैवलोक की थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग की। ठीक है जी, सो इसी के साथ ये थ्योरीज जो हैं लर्निंग की खत्म होती हैं। आई होप कि मैंने बहुत कम समय में आपको अच्छा समझाने की कोशिश की है। अगर अच्छा लगा हुआ सेशन तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।